एनडीए की केंद्र की जो सरकार है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है, ये वो संस्थाएं थी जो केंद्र सरकार की उन जिन एजेंसियों पे पूरे देश के लोगों को भरोसा होता था, और इसीलिए जो बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती थी, उन एजेंसियों का जिस तरह इन्होंने दुरुपयोग करके जो हालात पैदा की है वो देश के लिए ठीक नहीं है। जिस हालात में उन्होंने जितना दुरुपयोग किया है, जो भी राजनीतिक पार्टी का कोई आदमी उनके खिलाफ बात करता है या कोई उनकी कमी बताता है या उन्होंने जो चुनावों में जो बड़ी बड़ी बातें की थी उनकी याद दिलाता है, उन सब लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई ये एक परंपरा की तरह बढ़ा दिया है इन लोगों ने, और ये देश के लिए बहुत घातक है। ये संस्थाएं, जिन संस्थाओं की साख होती थी पूरे देश में, यदि इस तरह इनकी साख खत्म हो जाएगी तो आने वाले समय में ऐसी कौन सी एजेंसी होगी जिस पे देश के लोग भरोसा कर पाएंगे। लेकिन अपनी तात्कालिक लाभ की, राजनीतिक लाभ के लिए और लोगों को जो खिलाफ के लोग उनको प्रताड़ित करने के लिए जिस तरह इन लोगों ने दुरुपयोग किया है, और दुरुपयोग में भी जिस तरह हालात पैदा की है कि आम आदमी बात को समझने लग गया है कि किसी आदमी के खिलाफ आज उन्होंने ईडी ने कार्रवाई की है, 2 दिन बाद वही आदमी बीजेपी की सदस्यता ले लेता है और उसके बाद वो सभी कार्रवाइयाँ बंद हो जाती हैं और वो नेता दूध का धुला हो जाता है। जो सारा देश इस बात को देख रहा है। लेकिन आज हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि कोई भी आदमी उन चीज़ों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। हर आदमी डरा हुआ महसूस करता है। पता नहीं कब कौन आदमी के खिलाफ किस एजेंसी का प्रकोप आ जाएगा, कब इस केंद्र सरकार के 2 नेता जिनको मतलब जिस तरह से टैकल कर रहे हैं उनकी आप पे तिरछी नज़र होगी और आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर दी जाएगी। ये आप जब देखेंगे कि अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उनके साथ जब गए तो अजीत पवार को रातों रात क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद वो जब पलट के आ गया तो आपके उनके खिलाफ शरद पवार के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। आप जो भी नेता उनको लगता था कि ये आदमी टूट सकता है, उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई चालू कर दी। यही काम उन्होंने पश्चिम बंगाल में जारी रखा, यही काम उन्होंने बाकी स्टेटों में किया, वही काम अभी उन्होंने महाराष्ट्र में किया, वही काम वो मध्य प्रदेश में करते थे, उसी काम की उन्होंने कोशिश राजस्थान में की। लेकिन राजस्थान की एमएलए, राजस्थान के लोग मजबूत थे तो वो चीज़ें उनकी ज़्यादा चल नहीं पाई। लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से देश में आम आदमी में चीज़ों पे जो भरोसा है, जो आपकी संस्थाएं हैं जो जिन पे लोगों का बड़ा ट्रस्ट होता था, जिससे डेमोक्रेसी जिससे मजबूत थी, उन सारियों का जिस तरह से हवास हो रहा है उससे देश को आगे आने वाले समय में बड़ा नुकसान होगा। और ये जिस तरह से कार्रवाई करके सोनिया जी पे, राहुल जी पे जिस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, वो उनको पता नहीं है कि वो किस परिवार से हैं, क्या बैकग्राउंड है उनका। उन लोगों ने इस देश के लिए 3 पीढ़ी ने इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 3 पीढ़ी किसी भी परिवार की इस देश में आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहे। एकमात्र परिवार है जो 3 पीढ़ियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। 3 पीढ़ी आज़ादी की लड़ाई, 2 आदमी इस देश को अखंड रखने के लिए, इस देश की बहुबुद्धि के लिए, एकता के लिए अपनी जान दे दी। उस परिवार को ये डराने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि कितने मुकदमे थे जो यूपीए की सरकार के टाइम में इन्होंने जो भ्रमित लोगों को करके वो बाबा रामदेव और वो लोग जो नाटक करते थे, इतने सारे मुकदमों की बातें करते थे, उन तमाम मुकदमों के बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो ख़त्म हो गए। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित में दिया कि इस तरह का कोई गबन था ही नहीं। तो आज इस देश की जनता को पूछना चाहिए कि यदि ऐसा कोई गबन नहीं थे तो आप इतना हल्ला मचाते थे, देश का इतना नुकसान किया, आपने देश की सारी योजनाओं का नुकसान किया, उसके जिम्मेवार कौन होगा। तो इस तरह के जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं, इस जो देश में माहौल पैदा कर रहे हैं, इस देश की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और आने वाले समय में जब लोगों को चीज़ों की समझ आएगी तो इनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
ये लोग चुनाव के टाइम में लोगों में भ्रम पैदा करते हैं और मीडिया का या और दूसरे साधनों का दुरुपयोग करके और भ्रम पैदा करके और उसका उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि काले धन की बातें इतनी ज़्यादा करते थे, जो रुपया लेके भाग गए लोग, जो इनके बड़े प्रिय लोग हैं, उनको लाने की बातें इतनी करते हैं। पिछले 8 साल में एक आदमी को ये करप्शन के मामले में सज़ा नहीं दिलवा पाए, किसी एक आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, एक आदमी का काला धन वापस नहीं ला पाए। उन सारी बातों के बावजूद हल्ला इतना मचाते हैं। और देखिए आप, पिछले 8 साल में एक आदमी इस देश के 100 बड़े पूंजीपतियों में शामिल नहीं था। वो आदमी आज की तारीख में एशिया का नंबर 1 संपन्न आदमी है। पूरे देश में व्यापार में घाटा है, पूरे देश में इनकम, सोर्स ऑफ इनकम सभी लोगों का गिरा है। उस हालात में 2 आदमियों की इनकम 89% तक बढ़ी है। आप सोच सकते हैं 89% तक इनकम बढ़ी है, क्या आंकड़ा है ये, क्या बताता है? कौन लोग हैं या इन लोगों के लिए कौन ये सब काम कर रहा है कि उनकी इनकम इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और आम आदमी की इनकम बहुत तेज़ी से गिर रही है? हम गरीबी की रेखा के नीचे जो एक बहुत बड़ा वंश तैयार किया था, इनकम सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा के यूपीए सरकार के टाइम मीडियम क्लास नाम से, जो मीडियम क्लास में आए, जो लोग अपना घर परिवार की स्थितियां ठीक हुई, उसमें से 12 करोड़ लोग वापस पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। वो गरीबी की रेखा के नीचे 12 करोड़ लोग चले गए। ये इनकी उपलब्धि है। तो ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं और क्या ये करना चाहते हैं, ये आप सब लोगों के सामने है।